Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी राजस्थान जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। साथियों, सीरीज है ये 8 नंबर वाली सीरीज आप देख रहे हैं और रीट मेंस एग्जाम की दृष्टि से ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की 5 पुस्तकों से हमने यहाँ पर कंटेंट इकट्ठा किया है। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए यह महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण सवाल विस्तृत व्याख्या सहित हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। सीरीज का उद्देश्य क्या है? रिलेटेड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिलेबस आधारित कंटेंट कवर करना। और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है इस सीरीज के अंदर। सीरीज के सभी सवालों को विस्तृत जानकारी सहित देखेंगे और प्रश्नोत्तरी में किसी भी सवाल जवाब या व्याख्या में टाइपिंग मिस्टेक या फिर गलत विकल्प का चयन हो जाता है तो पिन किया हुआ कमेंट जरूर चेक करें। सभी तरह की ई बुक, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज या फिर न्यू अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। समय को ध्यान में रखते हुए बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? यहाँ पर आपको बताना है। रेड क्लिप रेखा की लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1120, 1170 किलोमीटर। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? विकल्प बी 1070 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, ये रेड क्लिप रेखा कहाँ से शुरू होती है राजस्थान में और कहाँ तक है ये, इसके बारे में भी आप फैक्ट याद रखें। यहाँ पर आपको याद रखना है राजस्थान के पश्चिमी यानी पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उत्तर में ये कहाँ से शुरू होती है? गंगानगर के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है और समाप्त कहाँ पर होती है ये? तो यहाँ पर देखो, राजस्थान का लास्ट केंद्र आपको याद रखना है दक्षिण में बाड़मेर बाकासर गांव शाहगढ़ तक ये विस्तृत है। इसे रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है और रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1947। याद रखें यहाँ पर 1947 में रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे साथियों। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? हमीर महाकाव्य के लेखक बांकीदास, जयानक, सूर्यमल मिश्रण, नयन चंद्र सूरी। तो हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है हमीर महाकाव्य के लेखक के बारे में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। विकल्प डी याद रखिएगा, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था हमीर महाकाव्य, विकल्प डी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई का नाम याद रखें। यहाँ पर चंद्रबरदाई का नाम आपको यहाँ पर देखना है, पृथ्वीराज रासो के लेखक है ये। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? तो यहाँ पर आप देखेंगे विश्वेश्वर नाथ रेव। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। और वंश भास्कर की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है सूर्यमल मिश्र। पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक और वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो यहाँ पर आपको देखनी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है पीलीबंगा, अहाड़, कालीबंगा, बागोर। तो ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। ताम्र नगरी की बात करें तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, अहाड़। विकल्प बी याद रखिएगा। यहाँ पर अहाड़ सभ्यता के बारे में आपको यहाँ पर देखना है, ये बेड़च नदी किनारे विकसित हुई। और अहाड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट। अहाड़ से भट्टीनुमा चूल्हा मिला, ऐसा माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज किसने करी? तो ये भी नाम आपको याद रखना है, अमलानंद घोष। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले बालातल सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, यह भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है?
टोंक, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, जोधपुर। याद रखिएगा यहाँ पर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये जोधपुर में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सीसा लिखा हुआ है साथियों। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। याद रखें विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं? महाराणा राय सिंह, महाराणा सांगा, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा प्रताप। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं? विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है ए। विकल्प ए में क्या है? महाराणा राय सिंह। महाराणा राय सिंह का नाम याद रखें, इसको राजपुताने का कर्ण कहते हैं। विकल्प ए। और देखिए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। महाराजा राय सिंह के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समय अवधि की बात करें तो यहाँ पर 1574 से 1612 बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 20 जुलाई 1541 और 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इसी खूबी के कारण इनको क्या कहते हैं? राजपुताने का कर्ण। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई और इस प्रशस्ति का क्या नाम है? राय सिंह प्रशस्ति। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की भी रचना की। ये भी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है साथियों। तो इतनी सारी जानकारी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी विस्तृत व्याख्या आप देख रहे हैं। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हाइप ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक कौन कौन थे? तो देखो यहाँ पर चंद्रबरदाई है, विद्यापति गौड़ है, या फिर यहाँ पर पृथ्वी भट्ट है, ये सभी। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो लेखक थे ये सभी थे। तो साथियों यहाँ पर विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, विकल्प डी। और देखो क्या है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ पर देखना है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध आपको बताना है। विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, साधु सीताराम दास। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी सही होगा साथियों। यहाँ पर मोतीलाल तेजावत का नाम आपको याद रखना है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से है, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो, समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था? समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। सही विकल्प होगा साथियों। यहाँ पर गोविंद गुरु की बात करें तो यहाँ पर विकल्प बी, डूंगरपुर। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था साथियों, विकल्प बी। और देखो क्या है महत्वपूर्ण, समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। संप सभा की, यहाँ पर संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। और यहाँ पर आपको याद रखना है संप का मतलब क्या होता है? ये राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन है, जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? जरायम पेशा कानून ये कब समाप्त हुआ? 1947, 1950, 1952, 1954।
यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जरायम पेशा कानून। ये कब समाप्त हुआ था? 1952 में। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा साथियों। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम याद रखें, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? कृषि भूमि पर लगने वाला कर, चौथ, खिराज, सिंगी, बैराठ। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प आपको याद रखना है बी, खिराज। खिराज याद रखें, कृषि भूमि पर लगने वाला कर है ये खिराज, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? सरपंच द्वारा मनोनयन, ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा, निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से। तो ग्राम पंचायत में उप सरपंच का निर्वाचन किस माध्यम से होता है? यहाँ आप याद रखेंगे साथियों, विकल्प सी, निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से होता है ये, विकल्प सी। क्वेश्चन है यहाँ पर, कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 5 अक्टूबर 1857, 10 अक्टूबर 1857, 15 अक्टूबर 1857, 20 अक्टूबर 1857। कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? सही विकल्प आपको याद रखना है, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा दोस्तों। विकल्प सी क्या है? 15 अक्टूबर 1857, विकल्प सी। चंवरी कर लिया जाता था, चंवरी कर पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्र के जन्म पर या फिर पुत्र के विवाह पर चंवरी कर कब लिया जाता था? सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, पुत्री के विवाह पर। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर 13 रुपये और कुछ साक्ष्यों में लिखा हुआ है 5 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। ये आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन है, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925, 2 अप्रैल 1923, 14 अप्रैल 1923, 14 मई 1923। सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। सही विकल्प होगा साथियों यहाँ पर विकल्प भी आपको याद रखना है, 2 अप्रैल 1923। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था साथियों, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ और इस घटना का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया नेनूराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? ब्यावर में था दोस्तों, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय की बात करें तो ये खेरवाड़ा में था। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर? खेरवाड़ा। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर। गोविंदगिरी का जन्म हुआ था बंजारा परिवार में, डूंगरपुर में। गोविंदगिरी शिष्य थे। गोविंदगिरी किसके शिष्य थे? तो साधु राजगिरी का नाम याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन है 18 नंबर का, अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये समाचार पत्र है, ये आपको यहाँ पर देखना है। अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से हुआ? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा ए, विकल्प ए में है अजमेर। अजमेर से
इसका प्रकाशन हुआ था साथियों। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर तथा अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन शुरू हुआ था। ये सन आपको यहाँ पर देखना है, 1885 में प्रकाशन हुआ था इसका। किसका? एक तो सज्जन कीर्ति सुधाकर और अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था राजस्थान टाइम्स, 1885 में इनका प्रकाशन हुआ। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर याद रखे और अजमेर से हैं राजस्थान टाइम्स है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड ये कब हुआ था? 1911 में, 1912, 1913, 1914। सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है विकल्प सी, 1913 में हुआ था मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। विकल्प सी आपको यहाँ पर देखना है। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला था। दिल्ली बम कांड की घटना हुई थी 1912 में। और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयासों में, यहाँ पर अपन बात करें दिल्ली बम कांड की, तो ये घटना कब हुई थी? 1912 में। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयासों में हुए दिल्ली बम। देखिए, दिल्ली बम कांड की घटना कब हुई थी? 1912 में। और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयासों में हुए दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये यहाँ पर देखेंगे आप। पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019। ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 20 नंबर का। गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलोंड सभ्यता के अवशेष ताम्र प्रस्तर युग, लौह प्रस्तर युग, मृदभांड युग, प्रस्तर युग। यहाँ पर सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है ए। विकल्प ए में क्या है? ताम्र प्रस्तर युग। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, आहड़ सभ्यता की बात करें तो इसे कहते हैं ताम्रवती नगरी। और गिलोंड राजसमंद, लाल किले, मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आहड़। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। राजस्थान में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। 21वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बीकानेर के राठौड़ शासकों के शमशान घाट को क्या कहा जाता था? बीकानेर के राठौड़ शासकों के शमशान घाट को क्या कहा जाता है? मंडोर, देवकुंड, बांडोली, गेटोर। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प आपको याद रखना है। सही विकल्प होगा बी, देवकुंड। बीकानेर के राठौड़ शासकों के शमशान घाट को किस नाम से जाना जाता है? देवकुंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखो और महत्वपूर्ण क्या है, बीकानेर का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वह राजा कौन था? राव कल्याणमल। नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं को मुगल अधीनता स्वीकार कराना। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं को मुगल अधीनता स्वीकार करवाना। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम विवाह किया गया था हरकाबाई से। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नागौर दरबार में बीकानेर के राजा राव कल्याणमल, जैसलमेर से हरिराज और उदय सिंह चंद्रसेन का भाई, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। सर्वप्रथम अकबर की अधीनता आमेर के कछवा वंश का शासक भारमल ने स्वीकार की थी 1562। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1574 में, 1564, 1566, 1576। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प डी। विकल्प डी आपको याद रखना है 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ प्रताप तथा अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह व आसफ खां के मध्य हुआ।
अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध तथा कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली कहा। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ प्रताप तथा अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह व आसफ खां के मध्य हुआ था। अबुल फजल ने इस युद्ध को किस नाम से पुकारा? तो अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। और बदायूनी की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को किस नाम से पुकारा? मेवाड़ का थर्मोपली। ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध ये कब हुआ? 1777, 1787, 1789, 1790। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी 1787 याद रखिएगा। यहाँ पर 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ था। 28 जुलाई 1787 को जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह तथा मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई। इस युद्ध में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने प्रताप सिंह का सहयोग किया था। तुंगा का युद्ध दौसा के निकट तुंगा नामक स्थान पर हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, 24वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है संत जाम्बोजी ने सन 1536 में अपना नश्वर शरीर कहाँ त्यागा था? तो यहाँ पर आप सही विकल्प याद रखेंगे विकल्प बी लालासर याद रखें यहाँ पर विकल्प बी। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर संत जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर में हुआ इनका जन्म। और संत जाम्बोजी ने 1536 में लालासर में शरीर त्याग दिया था। तालवा के निकट इनको समाधिस्थ किया गया। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। तालवा के निकट इनको समाधिस्थ किया गया। और यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। मुकाम प्रसिद्ध है विष्णु के लिए। और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। जाम्बोजी अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश इन्होंने दिया। ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे साथियों। तो ये हैं संत जाम्बोजी, जिसके बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा में, उदयपुर, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ की बात करें तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प आपको याद रखना है आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर, विकल्प ए। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में लगता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर। महत्वपूर्ण जानकारी और देखो यहाँ पर क्या है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव रामसनेई पंत द्वारा। केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में, केला देवी करौली। और सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है हाड़ौती क्षेत्र में, 12। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? 12 जिले में लगता है साथियों। और सीताबाड़ी में शहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है बाजूबंद नरमुख आभूषण पहना जाता है। बाजूबंद और नरमुख आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? कानों में, नाक पर, गले में, हाथ में। तो सही विकल्प डी होगा यहाँ पर। विकल्प डी है हाथ। ये हाथ में पहना जाता है बाजूबंद नरमुख। ये आपको यहाँ पर देखना है। टिकड़ा, टिकड़ा की बात करें तो ये सिर का आभूषण है। पोत, हांकर, सरी, बजटी आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं गले में। मुर्कियाँ पहनी जाती है कान में। चंपकली ये गले का आभूषण है। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है तिमणियाँ, तिमणियाँ पहनी जाती है गले पर। कंदोरा कमर पर, दामना अंगुली पर। तो ये आभूषण है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? ओसी गांगुली,
ओसी गंगुली, हेवेल, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया? सही विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है विकल्प से, आनंद कुमार स्वामी का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में किया था इन्होंने, 1916 में ये प्रस्तुत हुआ। राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया था? राजस्थानी चित्रकला का नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? राय कृष्णदास। ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, W.H. ब्राउन, राय कृष्णदास, ओसी दास। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? विकल्प बी में है W.H. ब्राउन। विकल्प बी याद रखें यहाँ पर। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स के लेखक कौन है? W.H. ब्राउन। विकल्प बी। 29वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, शेखावाटी। विकल्प सी। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपारी महल किस दुर्ग परिसर में स्थित है? सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो सुपारी महल कौन से दुर्ग परिसर में है? सुपारी महल की बात करें तो ये विकल्प ए, रणथंभौर दुर्ग परिसर में है सुपारी महल। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर, रणथंभौर दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है। सिंगार महल की बात करें तो यह मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। तो ये जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। तो ये थी आज की सीरीज और आज के 30 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर विस्तृत जानकारी सहित यहाँ पर पढ़े हैं साथियों। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हाइप करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों आपने अभी तक पिछली सीरीज नहीं देखी है तो 1 से लगाकर 7 तक जितनी भी सीरीज है वो आप ज़रूर देखिएगा और आने वाली सीरीज भी आप देखते रहे। हम कंटिन्यू यहाँ पर सभी तरह की सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अभी तो हम राजस्थान जीके यहाँ पर कवर कर रहे हैं NCERT से संबंधित। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।